नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं 2-3, उसके अलावा हम लोग सवालों को भी देखेंगे। एक सवाल मैंने कल 70 बीपीएससी मेंस टारगेट ग्रुप में दिया था GS2 का, उसको भी देखेंगे ज़रा। कई बार बच्चों को दिक्कत आ रही है, उन्होंने मैसेज किया है। और भी ग्रुप के 2-3 सवाल होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 मिनट की बातचीत उस पर भी कर लें। क्या है आज का हेडलाइन? तो हेडलाइन बहुत ही शानदार सा है और प्रधानमंत्री जी ने कल AI समिट में भाग लिया पेरिस में। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज भी दिया, उनका भाषण भी मैंने सुना है, बहुत ही अच्छा उम्दा भाषण भी था उनका। एक चीज़ उन्होंने बोला कि जॉब क्रिएशन के लिए, जॉब क्रिएशन जो जॉब है उसके लिए कोई ख़तरा नहीं होगा AI का। AI के कारण से जॉब नहीं जाएगा बल्कि नए जॉब क्रिएट होंगे। उन्होंने बोला कि तकनीक कभी भी जॉब छीनती नहीं है लोगों को, बल्कि नए तरीके के जॉब को प्रोवाइड कराती है लोगों को। नए चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, बस इसी का अंतर आएगा। उसके अलावा उन्होंने एक शानदार सा उदाहरण भी दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी AI ऐप को, जैसे आप कोई भी यूज कर रहे हों, व्हाट्सएप में भी AI का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी अगर आप उसको बोलेंगे कि इमेजिन अ पर्सन राइटिंग विद देयर लेफ्ट हैंड, तो वो जो AI ऐप है वो आपको ऐसा फ़ोटो बना कर देगा। आपने बोला लेफ़्ट हैंड वाले आदमी का फ़ोटो बनाकर मुझे दो, और वो आपको क्या देगा, वो आपको राइट हैंड से लिखते हुए आदमी का फ़ोटो बना करके दे देगा। इस छोटे से उदाहरण के द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से AI जो है, जिसको ट्रेंड किया गया है, वो बाइसनेस है, उसमें वो बाइस्ड है। उसको राइट हैंड वाले लोगों ने ट्रेंड किया, उसको राइट हैंड से जुड़े हुए डेटा ज़्यादा दिए गए हैं। इस कारण से जितने भी AI ऐप का उपयोग करते हैं, सामान्यतः वो एक बार में लेफ़्ट हैंड से लिखते हुए व्यक्ति का फ़ोटो नहीं बना पाता है। आप फेसबुक का AI यूज कर सकते हैं, मेटा जो आपके व्हाट्सएप पर होगा या इंस्टाग्राम पर होगा। आप कोपायलट यूज कर सकते हैं, किसी में भी आपको ये समस्या देखने को मिलता है। इस छोटे से उदाहरण के द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, जो मैंने आपको 2 सप्ताह पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि एक बुक है नेक्सस नाम से, जो नोआल हरारी ने लिखा है। उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आज का जो AI मॉडल है, जिसको हम आज के डेटा के आधार पर ट्रेन कर रहे हैं, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो अमूल्य चीज़ है, समझ बनाइएगा। हम जो AI को ट्रेंड कर रहे हैं आज की दुनिया के डेटा के आधार पर, वो डेटा भी क्या है, तो वो डेटा कहीं न कहीं बाइस्ड है, प्रतिशतात्मक समाज का वाहक है। कास्ट और नस्ल जो है, रेसिज्म, उस पर आधारित वो डेटा है। अगर AI भी इसी डेटा में ट्रेंड होगा तो इसी प्रकार के आउटपुट देगा, जिसका उदाहरण अभी प्रधानमंत्री जी ने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड वाले उदाहरण से समझाया है। आप समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है कि AI का सोर्स जो है ये ओपन होना चाहिए, ताकि सभी लोग इसका आसानी से उपयोग कर पाएँ और सभी लोग इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे पाएँ। सस्ते और सुलभ तरीके में सभी के पास में उपलब्ध हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, कम खर्चे में उपलब्ध हो। AI समिट जो पेरिस में हुआ है, ग्लोबल AI समिट जो था, इस पर 2 बड़े देशों ने साइन नहीं किया है। एक का नाम है UK और एक का नाम है USA। इस पे भारत, चीन, फ्रांस और कई सारे बड़े बड़े देशों ने साइन किया है, लेकिन USA और UK ने बोला है कि हम साइन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न का विषय है, इसलिए हम इसको साइन नहीं करेंगे। AI समिट के बारे में हम लोग छोटा सा देखेंगे, आज समझेंगे उसको। उसके अलावा ट्रंप महोदय जो हैं, इन्होंने तरह तरह के फैसले सुनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा है। गजा को लेकर एक विवाद चल रहा है कि इन्होंने बोला है कि गजा में जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उनको वापस नहीं आना है, बल्कि मिस्र और जॉर्डन को बोला है कि जो गजा के भागे हुए लोग हैं, जिनको बम्बार्डिंग करके भगाया गया वहाँ से, आप उनको अपने घर पे रख लो, अपने अपने देश में रख लो, और गजा में हम प्लॉटिंग करेंगे और प्लॉट बनाकर वहाँ पर रिसोर्ट बनाएंगे, समुद्र किनारे आलीशान बंगले बना करके बेचेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप एक बार हिंदू मुस्लिम छोड़ करके, हर चीज़ छोड़ करके, बस एक बार ये सोचिए, जहाँ पर आप रह रहे हैं
वहाँ पर कोई बॉम्बिंग करे, आपको वो जगह छोड़कर जानी पड़े, फिर जब बॉम्बिंग रुक जाए, वॉर रुक जाए, तो आपको पता चले कि अब आप वहाँ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस जगह को अमेरिका बोल रहा है कि हम अपने पास रखेंगे और इसकी प्लॉटिंग करके अमीर लोगों को बेचेंगे। इतना ही स्पष्ट और क्लियर है ये चीज़। आप जब इतिहास पढ़ते हैं कि जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या हुआ, तो उस समय आपको पता चलता है कि कितना अन्याय होता था। हमारे और आपके समय में भी अन्याय हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको फील नहीं कर पाते। हम फिर जब वो बुक में लिख के आ जाता है, इतिहास बन जाता है, तब हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, आंसर राइटिंग कर लेते हैं। वो किसी के जीवन की व्यथा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी चल रही है। जो इजराइल मानता है कि जो इजराइल का जगह है वो यहूदियों का जगह है, बहुत पहले यहूदी लोगों को यहाँ से भगा दिया गया था, इसलिए इजराइल में वापस आकर वो बसे हैं। अभी 1 साल पहले गजा से बाहर फिलिस्तीनियों को बोल रहा है कि वापस मत आओ, ये आपका जगह अब नहीं है। तो इस चीज़ पर भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये एक नया क्या बनने जा रहा है, तो ग्लोबल इशू बनने जा रहा है। जॉर्डन के जो किंग हैं वो अमेरिका मौजूद थे, उनकी वार्तालाप हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को कल भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच बातचीत होगी। भारत को भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हालांकि भारत का पक्ष हमेशा साफ और क्लियर रहा है कि भारत 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानता है, और गजा का इलाका हो या फिर वेस्ट बैंक का इलाका हो, ये दोनों ही इलाके फ़िलिस्तीन के लोगों का है। भारत सरकार का ये स्पष्ट मानना है और वो मानती है 2 राष्ट्र के सिद्धांत को। ठीक है, तो इस ट्रंप जी के इस बयान पर, इस इशू पर तो कम से कम इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ नहीं रहेगी। हम इसको आईआर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पेरिस एआई समिट को ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है पेरिस एआई समिट। और दूसरा, करप्शन के लिए इंडेक्स आया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, टारगेट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जो भी मेंस देने जा रहे हैं या 70 बीपीएससी आगे की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा किसी भी शिक्षक का, जो अच्छे शिक्षक होंगे, उनका मोटिव ये होता है कि आपके सोचने समझने की दिशा को परिवर्तित किया जा सके, कि आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी चीज़ पर सोच समझ सकें। उधार का आपका सोच ना हो जाए। उधार का हर चीज़ एक बार को चल सकता है, लेकिन सोच कभी भी उधार का नहीं चलता है। न मीडिया से अपनी सोच बनाइए, न न्यूज़पेपर से बनाइए, न मुझसे बनाइए, न अपने बड़े लोगों की बातें सुनकर के सोच बनाइए। अपना सोचिए, अपना सोचिए कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या सही है, क्या गलत है। आप इंसान हैं ना, गाय नहीं हैं, है ना। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है और उसके बाद से टारगेट क्या है। देखिए, टारगेट मैंने उस दिन बताया था, वो तो चल ही रहा है। और आगे का टारगेट क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, बिहार पंचायती राज संस्थाओं और प्रदर्शन और मूल्यांकन। ये 70 बीपीएससी मेंस के लिए है। इससे पहले का टारगेट पर अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। वीडियोस भी आएंगे, जब मैंने बोला है तो आएंगे। थोड़ा सा इन दिनों कुछ सही है तरीके से हो जाएगा 20 तारीख के बाद, आई होप सो। तो इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ मैं वीडियो। थोड़ा सा हो जाता है, हर किसी के जीवन में कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहाँ पर अपना बस नहीं चलता है। तो देखेंगे 20 तारीख के बाद आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, पढ़िएगा बस अच्छे से। ठीक है, आंसर राइटिंग के भी वीडियो और 71 बीपीएससी गाइडेंस को लेकर भी वीडियो मैं लाऊंगा। ओके, तो आगे का ये है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस हिसाब से टारगेट करके पढ़िएगा और पढ़िएगा रेगुलर। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। टारगेट मैंने दिखा दिया है। ये टारगेट सभी जगह ग्रुप में भी उपलब्ध होते हैं। मेंस के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कृपया करके टारगेट करके पढ़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो आप भटक जाएंगे, आपका सिलेबस छूट जाएगा या टॉपिक छूट जाएगा और क्या पता उसी से सवाल आ जाए। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, पेरिस एआई शिखर सम्मेलन है 2025 का। एआई शेपिंग आवर पॉलिसी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी। प्रधानमंत्री को चेयर एआई एक्शन समिट इन पेरिस। इन्होंने क्या बोला है, शब्दावली पर ध्यान दीजिए और सोचिए उस दिशा में। एआई शेपिंग आवर पॉलिटी, गवर्नेंस को किस प्रकार से एआई प्रभावित कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या बोला। पिछले साल बीपीएससी का ये सवाल है
कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है भारत की, जो विधायिका है, का विधायिका संसद हो गई या विधानसभा हो गया, राज्य का असेंबली या केंद्र का असेंबली, वो एआई का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। ये पिछले साल का सवाल है। प्रधानमंत्री जी का पहला वर्ड का यही मतलब, इकोनॉमी को किस प्रकार से सेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक विरोधाभास है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है पेरिस में कि हमारी जॉब क्रिएशन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, किसका, तो एआई का। भारत सरकार का डेटा है पिछले कुछ दिन पहले का ही, जिसमें माना है, पिछले साल का था 2024 का, कि भारत में जॉब लॉस में एआई का भी योगदान है ना। इकोनॉमी में बेनिफिट भी है तो कुछ नुकसान भी है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, तो डीप फेक सहित तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण से एआई को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गया है। एंड सोसाइटी, समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अब इन सभी पर एक एक सवाल भी बनाया जा सकता है। आप ही से मैं पूछ सकता हूँ, समाज को एआई किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, सोचिए ज़रा। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है एआई को लेकर, आर्थिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित कर, शॉर्ट आंसर में बीपीएससी ही पूछ सकती है आपसे। भारत पेरिस एआई एक्शन समिट 10 से 11 फरवरी 2025 की अध्यक्षता करते हुए एआई शासन, नवाचार, इनोवेशन, न्याय संगत एआई, यानी कि सभी की सस्टेनेबल तरीके से सभी की पहुंच होनी चाहिए, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बढ़ाना चाहता है। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन के बारे में, पेरिस एआई शिखर सम्मेलन क्या है, तो यूके 2023, दक्षिण कोरिया 2024 बैठक के बाद तीसरा वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कौन सा है, तो पेरिस का है। यूके में 2023 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में पेरिस में 2025 में हुआ है, 2024 में दक्षिण कोरिया सियोल में ये समिट हुआ था। अभी जो साइन किया गया है पेरिस सम्मेलन के पश्चात, उस पर यूएस और यूके ने साइन नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो भारत का नेशनल सिक्योरिटी नहीं है क्या, है भाई। फ्रांस का नहीं है क्या, है। चीन का नहीं है क्या, है। क्यों नहीं किया है, आईआर के लेक्चर में देखेंगे। फ्रांस द्वारा आयोजित एआई सुरक्षा, नैतिकता, शासन, नवाचार, आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें विश्व के नेता अमेरिका, यूरोपियन संघ, चीन, जर्मनी, प्रौद्योगिकी के सीईओ, ओपन एआई, गूगल, नीति निर्माताओं ने भाग लिया। कई सारे दुनिया भर के नेताओं ने भाग लिया है। महत्व क्या है, एआई सुरक्षा और प्रशासन, एआई विकास के लिए मानदंड, जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना करता है। समतामूलक एआई पहुंच, वैश्विक एआई विभाजन को संबोधित करना, ओपन सोर्स एआई और सीमा पार सहयोग की वकालत करना। जैसे व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप ये ओपन सोर्स नहीं है। टेलीग्राम जो है ना, ये ओपन सोर्स है। आपने देखा है कि ऐसा टेलीग्राम जिसका ब्लैक कलर का लोगो रहता है, वो क्या है, तो टेलीग्राम के सोर्स कोड में बदलाव करके, कुछ मॉडिफाई करके अपने हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। तो एआई अगर ओपन सोर्स होगा तो सभी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकेंगे, सभी अपने तरीके से इसका उपयोग कर सकेंगे। वहीं अगर क्लोज हो जाएगा ये, तो इसका उपयोग करना बहुत कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, सभी तक सुलभता से पहुंच नहीं हो पाएगी। टेलीग्राम इसीलिए लोग ज़्यादा यूज करते पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अब कई सारी चीज़ें आपको परिवर्तित करने का ऑप्शन देता है। व्हाट्सएप में ये सुविधाएं नहीं होती हैं। टेलीग्राम जो है ओपन सोर्स होता है, इसमें आप बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार का एआई की कल्पना की जा रही है इस समिट के द्वारा कि एआई आधारित जो भी चीज़ बने, जैसे डीप सीक जो बनाया है उन्होंने, ये ओपन सोर्स है, इसका आप उपयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव, एआई संचालित उद्योग, व्यापार, नीति और अंतर्राष्ट्रीय विनियमकारों को आकार देता है। ये भू राजनीतिक संतुलन, अमेरिका चीन एआई प्रभुत्व को संतुलित करना, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, कि एआई को लेकर ऐसा ना हो कि जैसे पहले दुनिया पावर को लेकर द्वि ध्रुवों में बंट जाती थी, यूएसएसआर का ध्रुव और यूएस का ध्रुव, उसी प्रकार से तकनीक को लेकर भी द्वि ध्रुवों में, दो पोल में दुनिया बंट जाए, चीन का ध्रुव और अमेरिका का ध्रुव। ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह सत्ता का केंद्र होना चाहिए, ना कि दो ही सत्ता का केंद्र होना चाहिए।
वैश्विक एआई शासन में चुनौतियां, कॉरपोरेट एकाधिकार, एआई विकास कुछ तकनीकी दिग्गज जैसे ओपन एआई, गूगल, डीपसीक तक ही सीमित है। छोटे छोटे जो कंपनियां हैं या छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। विनियामक विचलन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन की एआई नीतियां परस्पर विरोधी है, जिससे एकीकृत ढांचे में देरी हो रही है। नैतिक चिंताएं, एआई मॉडल से सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, गलत सूचना, आर्थिक विस्थापन का खतरा होता है। पूर्वाग्रह, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप एआई को बोलोगे ना कि लेफ्ट हैंड से लिखते हुए व्यक्ति का तस्वीर बनाओ, तो ज़्यादातर 99% केसेस में 1% को छोड़ दें तो राइट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की ही तस्वीर बनाता है। राइट हैंड से ही लिखने वाला लेफ्ट हैंड का इमेजिन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? लेफ्ट हैंड से लिखने वालों की दुनिया में संख्या कम है और इसी प्रकार का डेटा उसके पास में गया है और उसने खुद को इसी प्रकार से ट्रेंड किया है। एआई के अनुसार दुनिया में लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोग नहीं के बराबर में हैं, जबकि हैं तो। सुरक्षा और डीप फेक, साइबर युद्ध, डीप फेक प्रचार, निगरानी में एआई का दुरुपयोग वैश्विक चिंता का बढ़ाता है। एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए अवसर है। वैश्विक दक्षिण की वकालत कर सकता है भारत कि हम केवल अकेले नहीं आएंगे, हम आएंगे तो अपने सगे संबंधियों सहित आएंगे। और सगे संबंधी कौन है? ग्लोबल साउथ, विकासशील देश जिनका नेता बनना चाहता है भारत। ठीक है। व एआई साझेदारी का निर्माण करना, रणनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना, एआई महाशक्ति अमेरिका, चीन और विकासशील देशों के एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। एआई अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, ये भी इसमें मुद्दा था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच है वो सुनेंगे ना आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा। सुनना चाहिए, भले ही आप उनको पसंद ना करते हों तो भी सुनना चाहिए कि भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से तो वही गए थे उस समिट में। आपका और मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, है ना। निष्कर्ष क्या है? पेरिस एआई शिखर सम्मेलन भारत की सहअध्यक्षता वैश्विक एआई शासन को आकार देने, नवाचार को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण के लिए एआई नेतृत्व को सुरक्षित करने का रणनीतिक अवसर है। समान एआई पहुंच, विनियामक ढांचे की वकालत करना। भारत भविष्य की एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयारी करते हुए अपनी वैश्विक एआई कूटनीति को मजबूत करता है। जब भी निष्कर्ष लिखें तो आशावादी दृष्टिकोण के साथ में उसको एंड करें, ये सबसे सही चीज़ होता है। अगला देखिए, एक बुरा न्यूज़ भी है, अच्छा था ऊपर तो एक ख़राब चीज़ भी है, और ये चीज़ें हमारी छवि को धूमिल करती हैं। वाकई कोई भी सरकार इस चीज़ को लेकर अच्छे से काम नहीं करती है। इंडिया पोजीशन डिक्लाइन, रैंक 96 आउट ऑफ 180। मार्क्स नहीं मिले हैं 180 में से 96, तो भी कम है। 50-52% मार्क्स है। क्या मार्क्स हुआ ये बताओ? ये क्या है? रैंक है हमारी किस में? भ्रष्टाचार सूचकांक में। भ्रष्टाचार सूचकांक में दुनिया में 96 नंबर के भ्रष्टाचारी देश हैं हम। ठीक है। जिसका रैंक 1 होगा वो सबसे बेस्ट होगा, जिसका रैंक 180 होगा वो सबसे खराब होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ है आपको? और हमारी रैंकिंग कम हो रही है, हमारा मार्क्स कम हो रहा है। देखिए ज़रा यहाँ पर, हो सकता है पीटी यही पूछ ले। इंडिया रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2024 एज इट्स ओवरऑल स्कोर ड्रॉप्ड ए पॉइंट टू 38। हमारा जो ओवरऑल स्कोर है वो 38 मार्क्स पर आ गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है करप्शन के रिपोर्ट को, जिसमें हमारी रैंकिंग धड़ाम गिर गई है, कम हो गई है। अच्छी बात नहीं है ये। जब देश के जो मुखिया है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं क्या लोग? इतना ज़्यादा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार क्यों है भाई? सोचने की बात तो है ही। द इंडेक्स विच रैंक 180 कंट्री एंड टेरिटरी, 180 देशों की इसमें रैंकिंग किया गया है। स्केल किया जाता है 100 to 0, इसमें 0 से 100 जो है वो स्केल किया जाता है। हाईली करप्ट और 100 वेरी क्लीन, यानी कि जिसका मार्क्स 0 होगा वो सबसे ज़्यादा करप्ट होगा और जिसका 100 होगा वो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा प्लीज़, ये भी ध्यान में रखिएगा। 0 इज़ हाईली करप्ट एंड 100 इज़ वेरी क्लीन, यही रखा गया है। 100 किनके होते हैं? तो नॉर्डिक कंट्रीज़ को होते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, इन सब का होता है। बहुत खूबसूरत और शानदार देश है, करप्शन नहीं होता है।
वहाँ पर अगर आपने किसी सरकारी कर्मचारी को आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया उसने, और अगर आपने एक फूल का बुके भी दे दिया उसको, गुलदस्ता बुक कर दे दिया उसको, वो भी भ्रष्टाचार माना जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2024 इंडियाज ओवरऑल स्कोर वाज 38 वाइल इट वाज 39 इन 2023। 2024 में कितना? 38। 2023 में कितना? 39। 2022 में कितना? तो 40। हमारा मार्क्स तो धीरे धीरे कम हो रहा है गुरु, और देश में चारों तरफ सरकारें बोल रही कि भ्रष्टाचार ख़त्म करके ही हम मानेंगे, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इंडिया रैंक 2023 वाज 93। हमारा 93 था पहले 2023 में, और इस बार कितना हो गया है? तो 96 हो गया है। 96 हो गया है 180 देशों में। इसको ध्यान में रखिएगा। अपने बगल में क्या हाल है, तो हम इसी से खुश हो जाएंगे। अब पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121 और चाइना 76, और ये बांग्लादेश का रैंक है 149। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बगल में सारे खराब ही हैं, कभी भी कमज़ोर लोगों से अपना कंपटीशन मत कीजिए। अगर आपको ऊपर की दिशा में बढ़ना है तो जो आपसे अच्छा है उससे कंपटीशन कीजिए। अपने से खराब को क्यों देखना? अपने मन की संतुष्टि के लिए नहीं, आगे की तरफ देखिए जिसमें आपका सुधार हो सके। ठीक है, ये मैं आपके अपने जीवन के लिए कह रहा हूँ, केवल करप्शन ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ट्रोपेक्स 2025 ये क्या है? यूपीएससी भी अब पूछने लग गया सैन्य अभ्यासों से, बीपीएससी पूछती है अक्सर। तो ट्रोपेक्स 2025 क्या है? ये नेवल एक्सरसाइज है, भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का 2025 संस्करण अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र IRO इंडियन ओशियन रीजन जो है उसी में 25 जनवरी से 25 मार्च तक 3 महीने की अवधि में आयोजित किया जा रहा है। ट्रोपेक्स 2025 इसका नाम है। 25 जनवरी से 25 मार्च तक इसको आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक, दूसरा सवाल, 2 वर्षों पर सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जो सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल की भागीदारी समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियान को मजबूत करता है। भारतीय नौसेना के युद्ध कौशल को मान्य करना, चीन जैसे देशों द्वारा उत्पन्न पारंपरिक असमित संकर समुद्री खतरों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। मतलब कि क्या है? आपने सीख लिया मार्शल आर्ट, लेकिन आप उसका अगर प्रैक्टिस रोज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। आपने सीख लिया आंसर राइटिंग, लेकिन रोज़ अगर नहीं लिखेंगे तो धीरे धीरे अपना ही राइटिंग पहचान में नहीं आएगा, और कारण परिणाम लिखने में भी पसीने छूट जाएंगे। तो अभ्यास का चीज़ होता है, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो जीवन में हो। तो यही अभ्यास यहाँ पर भी हो रहा है, और यही भारतीय नौसेना कर रही है, ताकि भविष्य के लिए जो खतरे हैं, भविष्य के लिए जो आने वाले चैलेंजेज हैं, कौन से चैलेंजेज? मेंस एग्जामिनेशन का चैलेंजेज, कौन से खतरे? चीन के खतरे, उसके लिए तैयार हुआ जा सके। वो कैसे होगा? डेली प्रैक्टिस से होगा, निरंतर अभ्यास से होगा। तो जैसे आप अभ्यास करते वैसे ये भी अभ्यास करते हैं। इसका नाम दे दिया गया ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स 2025 नाम है, 2 वर्षों पर होता है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, ये सारे जितने भी हैं, वायुसेना, ये सब मिलकर इसको पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सब लोग भाग लेते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ बनाइएगा, अपनी सोच बनाइएगा। जल्द ही आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगे। आज कोशिश करूँगा कि IR का एक वीडियो मैं डालूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।